हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अवतल दर्पण में किरण आरेख की सहायता से प्रतिबिंब प्राप्त करने के नियम के बारे में। यानी हम इस वीडियो में कुछ ऐसे नियमों के बारे में पढ़ेंगे, कुछ ऐसे किरण आरेख से संबंधित नियमों का अध्ययन करेंगे जिसके द्वारा से अवतल दर्पण में वस्तु को विभिन्न स्थितियों पर रखकर उसका प्रतिबिंब हम प्राप्त कर सकते हैं। तो चलो, अवतल दर्पण में या किसी भी दर्पण हो, अवतल हो या उत्तल हो, जनरली दोनों में यह काम आता है। तो पहले हम अवतल के बारे में बात करेंगे। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए किस किस नियम को हमें फॉलो करना है और उसी रूल के द्वारा हम इमेज फॉर्मेशन करेंगे। तो चलिए हम सबसे पहले समझते हैं पहला नियम। पहला नियम क्या कहता है, मान लो एक अवतल दर्पण है हमारे पास, एक अवतल दर्पण, यहाँ पर ध्रुव, यहाँ पर फोकस और यहाँ पर वक्रता केंद्र। तो पहला नियम हमें क्या कहता है कि प्रधान अक्ष के समांतर, प्रधान अक्ष के समांतर जितने भी किरण आएगी सभी क्या हो जाएगी, परावर्तन के पश्चात फोकस से गुजरेगी। परावर्तन के पश्चात से कहाँ जाएगी, फोकस से होकर गुजरेगी। जैसे मान लो इस प्रकार से कोई किरण है, आपको पता है इसको हम क्या कहते हैं, पीसी को क्या कहते हैं, प्रधान या मुख्य अक्ष। प्रधान या मुख्य अक्ष। यदि आप जनरली इस संकेत को नहीं जानते हैं कि प्रधान अक्ष क्या होता है, ध्रुव क्या होते हैं, फोकस क्या होती है, वक्रता केंद्र किसे कहते हैं, तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जहां पर आपको अच्छे से डील किया हुआ मिलेगा। तो चलिए हम पहला नियम के बारे में पढ़ते हैं। तो पहला नियम हमें कहता है, यदि प्रकाश की किरण प्रधान अक्ष के समांतर हो, जब प्रकाश की किरण प्रधान अक्ष के समांतर हो तो परावर्तन के पश्चात कहां से गुजरेगी, फोकस से होकर गुजरेगी। ये मान लो प्रधान अक्ष है और इसके समांतर कोई किरण इस प्रकार से आई तो परावर्तन के पश्चात कहां से जाएगी, फोकस से होकर जैसे जैसे इस प्रकार से जाएगी। पहला नियम हमें क्या कर रहा है, समझ में आ रही है आपको। यदि यदि आपतित किरण, यदि आपतित किरण क्या हो, प्रधान अक्ष के समांतर हो, प्रधान अक्ष के क्या हो, समांतर हो, तो परावर्तन के पश्चात जो किरण होगी कहां से गुजरेगी, फोकस अथवा मुख्य फोकस से। जैसे मान लो ये प्रधान अक्ष के, इसके पैरेलल, इसके समांतर कोई किरण जा रही है तो दर्पण से टकराने के बाद कहां से जाएगी, मुख्य फोकस से होकर। जिस प्रकार से मैं यहाँ पर रे डायग्राम खींचे। तो पहला नियम क्या क्या कहता है, जब आपतित किरण, जब आपतित किरण क्या हो, प्रधान अक्ष के समांतर हो, प्रधान अक्ष के समांतर हो तो परावर्तन के पश्चात, परावर्तन के पश्चात कहां से गुजरेगी, परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस या फोकस से गुजरेगी। परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस एफ से गुजरेगी, मुख्य फोकस एफ से गुजरेगी। ये समझ गए। पहला नियम क्या कहता है, यदि हम प्रकाश की किरण को मान लो प्रधान अक्ष के समांतर आपतित करते हैं तो वो परावर्तन के पश्चात कहां जाएगी, मुख्य फोकस से होकर जाएगी। तो पहला नियम हम समझ चुके हैं। उसके बाद दूसरा नियम देखिए क्या कहता है, बस दूसरा नियम इसका उल्टा पढ़ेंगे, कुछ नहीं। दूसरा नियम में क्या हमें बोल रहा है, पहला में बोल रहा था जब समांतर हो तो फोकस से, और इस बार हम क्या करने वाले हैं, जब फोकस से होकर जाए तो क्या हो जाएगा, समांतर। बस उल्टा समझना है हमें, जब समांतर आए तो फोकस से, और जब फोकस से आए तो क्या हो जाएगा, समांतर हो जाएगा। तो दूसरा नियम क्या कहता है, जब प्रकाश की किरण क्या हो, जब प्रकाश की किरण फोकस से होकर गुजरे, किस प्रकार, इस प्रकार जैसे यहाँ पर पी एफ, यहाँ पर कोई सी है। तो दूसरा नियम कह रहा है, यदि प्रकाश की किरण कहां से, फोकस से होकर गुजरे, फोकस से होकर गुजरे तो क्या हो जाएगा, परावर्तन के पश्चात, परावर्तन के पश्चात क्या हो जाएगा, प्रधान अक्ष के समांतर। देखो पहला का ठीक विपरीत, उल्टा है। इसमें क्या हो रहा था, यहां से हम डाल रहे थे और परावर्तन के पश्चात फोकस से गुजर रही थी, और इसमें उल्टा है, हम फोकस से प्रकाश को आपतित कर रहे हैं और परावर्तन के पश्चात क्या हो रहा है, प्रधान अक्ष के समांतर। तो हमें दो नियम समझ में आ गई। पहला नियम क्या कह रहा है, जब प्रकाश की किरण यानी जब आपतित किरण प्रधान अक्ष के समांतर हो तो परावर्तन के पश्चात कहां से जाएगी, फोकस से होकर गुजरेगी। और दूसरा नियम इसका ठीक विपरीत है, जब फोकस से प्रकाश की किरण आपतित हो तो परावर्तन के पश्चात कहां जाएगी, प्रधान अक्ष के समांतर हो जाएगी। दूसरा नियम हम समझ गए। और तीसरा नियम देखिए क्या कहता है, ये पी
ये मान लो एफ और ये क्या है सी। चलिए तीसरा नियम हमें ये बोलता है कि जब प्रकाश की किरण किससे गुजरे, वक्रता केंद्र अर्थात सी से होकर गुजरे। जब प्रकाश की किरण किससे गुजरे, वक्रता केंद्र से होकर गुजरे, तब क्या होती है, तो ये परावर्तन के पश्चात पुनः, ये परावर्तन के पश्चात क्या होती है, पुनः उसी दिशा में क्या होती है, लौट जाती है। मान लो इस दिशा पर गई, इस रास्ते से पुनः उसी दिशा में क्या हो जाएगी, लौट जाएगी। तो तीसरा नियम में क्या बोल रहा है, यदि हम प्रकाश की किरण को, यदि हम प्रकाश की किरण को वक्रता केंद्र से गुजारे अर्थात सी से होकर डाले, तब क्या होगा, परावर्तन के पश्चात पुनः क्या होगी, सी के ही दिशा में लौट जाएगी, उसी दिशा में क्या हो जाएगी, लौट जाएगी। जैसे हम फिगर में देख रहे हैं, प्रकाश की किरण सी से जा रही है तो पुनः इसी दिशा में क्या हो रही है, लौट रही है। अब आपका सवाल ये होगा, आखिर ये इस दिशा में क्यों लौट रही है, इसे तो अपना रास्ता चेंज करना चाहिए, आखिर ऐसा क्यों नहीं हो रहा है। तो आप परावर्तन का नियम पढ़े होंगे, परावर्तन का नियम में आप पढ़े होंगे कोण आई बराबर क्या होता है, कोण आर। कोण आई बराबर कोण आर, यानी जितना आपतन कोण होगा उतना ही क्या होगा, परावर्तन कोण। यदि हम कहें आपतन कोण हमारे पास 0 डिग्री है, तो परावर्तन कोण कितना होगा, परावर्तन कोण भी क्या होगा, 0 डिग्री होगा। कुछ समझ रहे हैं। उसी तरह से देखिए, ये जो सी से गुजरने वाली प्रकाश की किरण है, ये जनरली क्या होते हैं, दर्पण पर अभिलंब होते हैं। दर्पण पर क्या होते हैं, नॉर्मल होते हैं। इस तरह से मान लो दर्पण के साथ 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। ये जो सी से गुजरने वाली रेखा होती है, लाइन होती है, वो दर्पण पर क्या होती है, लंब होती है। और हम जब लंब पर ही डाले, जैसे मान लो इस फिगर को हम नीचे बनाते हैं, इस लाइन को ऐसे कर देते हैं, देखो ठीक से इस प्रकार से आपको दिख रहा होगा, ये नीचे और ये ऊपर कर दिए। तो इसी पर हम डालें, जब लंब पर ही प्रकाश की किरण आपतित हो, जब लंब पर ही हो, उसी रेखा पर हो, तो कितना कोण बनेगा, तो कितना कोण बनेगा, 0 डिग्री। जब आपतन कोण 0 डिग्री, तो परावर्तन कोण भी कितना होगा, 0 डिग्री। इसीलिए क्या होते हैं, जब हम प्रकाश की किरण को सी से गुजारते हैं, सी से आपतित कराते हैं, तो क्या होती है, पुनः उसी दिशा में लौट जाती है। तो तीसरा नियम हम समझ गए। याद भी रखना, जब प्रकाश की किरण को वक्रता केंद्र से होकर गुजारा जाता है तो क्या होता है, तो पुनः क्या हो जाएगी, वक्रता केंद्र की दिशा में ही लौट जाती है। हमें तीसरा नियम भी समझ में आ गई। अब देखिए चौथा नियम हमें क्या बोलता है, तो चौथा नियम हमें कहता है, अब सोचो कहां पर हम आपतित कराने वाले हैं, ये ध्रुव है, ये फोकस और ये क्या है, सी। तो चौथा नियम हमें यह बताता है, जब प्रकाश की किरण क्या हो, ध्रुव पर आपतित हो। जब प्रकाश की किरण कहां पर आपतित हो, दर्पण के ध्रुव पर आपतित हो। आप सोचिए अब कहां जाएगी ये प्रकाश की किरण, परावर्तन के पश्चात कहां जाएगी, हमें सोचना है। तो देखिए आपको पता है ये बखूबी जनरली क्या होते हैं, देखो यहाँ पर लंब है, क्या है, दर्पण के साथ 90 डिग्री का कोण बना रहा है, और जब 90 डिग्री का कोण बनाए तो ये क्या हो जाएगा, आपतन कोण। तो जितना आई उतना आर, जितना आई उतना आर, तो आर क्या हो जाएगा, इसी दिशा में पुनः क्या हो जाएगी, लौट जाएगी। यानी चौथा नियम में क्या कहता है, जब प्रकाश की किरण दर्पण के ध्रुव पर आपतित हो, तो परावर्तन के नियमानुसार, परावर्तन के नियमानुसार मतलब आपतन कोण आई के बराबर कोण बनाते हुए परावर्तन कोण आर से क्या हो जाएगी, परावर्तित हो जाएगी। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर 30 डिग्री से आपतित हुई, इस तरह से ये कोण 30 डिग्री, तो ये भी कितना होगा, 30 डिग्री के साथ परावर्तित हो जाएगी। तो चौथा नियम हमें समझ में आ गई कि यदि प्रकाश की किरण कहां पर आपतित हो, दर्पण के ध्रुव पर आपतित हो, तो क्या होती है, जब दर्पण के ध्रुव पर आपतित होगा तो परावर्तन के नियमानुसार क्या होती है, परावर्तित हो जाती है, अर्थात आई बराबर आर कोण बनाते हुए क्या होती है, परावर्तित हो जाती है। तो हम 4 नियमों को पढ़ लिए, इसी के सहायता से हम इमेज फॉर्मेशन करेंगे, यानी अवतल दर्पण में प्रतिबिंब के मतलब प्रतिबिंब की स्थिति को प्राप्त करेंगे कि कहां पर रखने से प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, वास्तविक बनेगा या काल्पनिक बनेगा, प्रधान अक्ष के ऊपर बन रहा है या प्रधान अक्ष के नीचे बन रहा है। इसी 4 नियमों की सहायता से हम सभी इमेज फॉर्मेशन को देख लेंगे। और रे डायग्राम तो एग्जाम में निश्चित ही आता है, पूछा जाता है। जब जैसे मान लो आपको पूछा दी जाएगा कि जब वस्तु को हम सी और एफ के बीच कहां पर रखते हैं, मान लो लेते हैं सी और एफ के बीच रखते हैं, तो प्रतिबिंब कहां पर बनती है,
प्रतिबिंब कहाँ पर बनती है, और इसका किरण आरेख खींचे अर्थात रे डायग्राम खींचे, यानी किरण की सहायता से हमें बतावे कि प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है। तो हमें इस कॉन्सेप्ट को ठीक से देखना है, इस वीडियो को ठीक से देखना है, पूरा देखिए तभी आपको समझ में आएगी। तो इसके लिए हम 4 नियम लिए हैं। सबसे पहला नियम क्या बोल रहा है, फिर से देखते हैं कि जब प्रकाश की किरण अर्थात जब प्रकाश की किरण कहाँ हो, प्रधान अक्ष के समांतर आपतित हो, प्रधान अक्ष ये पीसी है और इसके समांतर आपतित हो, तो कहां से गुजरेगी, परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर गुजरेगी। और ठीक इसका विपरीत क्या है, दूसरा नियम, जब फोकस से होकर जाए तब कहां से गुजरेगी, तो प्रधान अक्ष के समांतर हो जाएगी। यानी पहला में था जब समांतर डालो तो फोकस से, और दूसरा में जब फोकस से डालो तो समांतर। उसके बाद तीसरा नियम क्या कहता है, एकदम हल्का है, जब यदि हम सी से डालें, यानी जब प्रकाश की किरण दर्पण के वक्रता केंद्र, दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर गुजरे, दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर आपतित हो, तो क्या होगी, पुनः उसी दिशा में लौट जाती है, पुनः क्या होती है, उसी दिशा में लौट जाती है। और क्यों लौटती है तो हम समझ चुके हैं, ये दर्पण पर लंब होते हैं, तो लंब पर ही यदि कोई किरण आपतित हो तो 0 डिग्री का कोण बनेगा, और 0 डिग्री से ही क्या हो जाएगी, परावर्तित हो जाएगी। और चौथा नियम क्या कह रहा है, जब दर्पण के ध्रुव पर प्रकाश की किरण आपतित हो तो क्या होगा, आई कोण बनाते हुए, आई कोण के साथ आर कोण बनाते हुए क्या होगा, परावर्तन के नियमानुसार परावर्तित हो जाएगा। तो हमें उम्मीद है आप इन 4 नियमों को समझ गए होंगे। अब हम किरण आरेख की सहायता से अवतल दर्पण में प्रतिबिंब की स्थिति को प्राप्त करेंगे। किरण आरेख की सहायता से अवतल दर्पण में प्रतिबिंब की स्थिति को ज्ञात करना। तो जनरली पहले हमें समझना है कितनी स्थितियां संभव है, लगभग कितना स्थिति संभव है। तो हम एक अवतल दर्पण बनाते हैं, चलिए मान लेते हैं ये कोई अवतल दर्पण है, ये ध्रुव, यहाँ पर फोकस, यहाँ पर क्या है, वक्रता केंद्र, यहाँ पर क्या है, वक्रता केंद्र। यदि आपका मन है तो दर्पण का भी नाम दे सकते हैं, एमएन मान लेते हैं। एमएन क्या है, अवतल दर्पण है, जिसका क्या, प्रधान अक्ष पीसी, दर्पण का ध्रुव पी, फोकस क्या है एफ, और वक्रता केंद्र क्या है सी। अब इसमें कितनी स्थिति संभव है, कितने जगहों पर हम वस्तु को रखकर इमेज प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहला स्थिति बनता है कि हम वस्तु को कहां रख सकते हैं, सोचना है, क्या हम फोकस और ध्रुव के बीच रख सकते हैं। सबसे पहली स्थिति वस्तु को कहां रख सकते हैं, फोकस और ध्रुव के बीच। तो यानी लिख सकते हैं पहली स्थिति में ध्रुव और फोकस के बीच, वस्तु कहां पर स्थित हो, ध्रुव और फोकस के बीच। उसके बाद थोड़ा इधर बढ़ेंगे तो कहां पर रख सकते हैं, ठीक फोकस पर। तो दूसरा नंबर कहां पर होगा, वस्तु कहां रखा जाएगा, फोकस पर। अब ठीक से देखिए, अब हम फिर आगे बढ़ेंगे, जब फिर इधर आएंगे तब कहां पर रख सकते हैं, सी और एफ के बीच। जैसे मान लो यहाँ पर तो था एक्यूट, तो एकदम फोकस पर था, इस बीच में कहीं पर रखते हैं, यहाँ यहाँ यहाँ, तो क्या कहलाएगा, सी और एफ के बीच। तो तीसरा नंबर में क्या संभव है, वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच। तीसरा नंबर में क्या संभव है, वस्तु कहां रखी जाएगी, फोकस और ध्रुव के बीच, सॉरी फोकस और ध्रुव में, वक्रता केंद्र होगी यहाँ पर, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच। तीसरा में क्या संभव है, जब वस्तु कहां रखेंगे, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच। अब चौथा में आप ही बताइए कहां पर रख सकते हैं, तो ठीक हम वक्रता केंद्र पर रख सकते हैं। जैसे यहाँ पर ध्रुव और फोकस के बीच, तो ठीक फोकस पर दूसरा में यहाँ पर रखिए। अब सी और एफ के बीच रख रहे हैं तो अगला में क्या रख सकते हैं, सी पर हम रख सकते हैं। तो चौथा में क्या हो जाएगा, चौथा में चलिए वस्तु कहां पर स्थित हो, वक्रता केंद्र पर, कहां पर हो, दर्पण के वक्रता केंद्र पर। और भी कुछ संभव है, और हम उससे आगे बढ़ेंगे, उससे आगे जनरली हम क्या मान लेते हैं, अनंत, इससे आगे क्या मान लेते हैं, अनंत। अब आपका सवाल ये होगा, ये अनंत होता क्या है, अनंत का मतलब दर्पण यहाँ पर स्थित है, बहुत बहुत दूर रखेंगे वस्तु, ऐसा नहीं। तो जनरली हम क्या होता है, अनंत छोटी दूरी को ही मानते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास बहुत छोटा दर्पण है,
बहुत छोटी दर्पण है और उसका फोकस भी क्या होगा, बहुत छोटा होगा, उसका फोकस भी छोटा होगा, वक्रता केंद्र भी बहुत ही नजदीक होगा। यदि हम इस छोटी दूरी की तुलना में, जैसे मान लो हमारे पास इतना छोटा दर्पण है, बहुत छोटा दर्पण है, इसका एफ यहाँ पर, इसका सी कहाँ पर होगा, ये एफ और ये सी। यदि हम इस छोटी दूरी के तुलना में मान लो 1 सेंटीमीटर इतना तक बहुत हो गया, 1 सेंटीमीटर बहुत हो गया, यदि हम इस 1 सेंटीमीटर की तुलना में 2 मीटर 4 मीटर ले लें तो क्या होगा, उसके लिए बहुत बड़ा होगा। तो जनरली क्या होता है, इन्फिनिट का मतलब इन्फिनिट ही ना हो जाए, अनंत का मतलब अनंत ही ना लेंगे, बल्कि क्या होती है, कुछ ज्यादा दूरी पर रखते हैं। छोटा दर्पण है 1 मीटर पर रख दिए तो उसके लिए क्या हो जाएगा, अनंत ही हो जाएगा। इसलिए अनंत का मतलब हमें ये नहीं समझना है कि अनंत पर, यह अनंत तो फिक्स नहीं है, अब वस्तु को रखेंगे कहीं नहीं, तो ऐसा नहीं। तो हमें याद रखना है जब भी अनंत की बात करें तो ये भी एक निश्चित दूरी होती है, बल्कि दर्पण की अन्य दूरियों की तुलना में, दर्पण के साथ जो अन्य दूरियां होती है उनके तुलना में थोड़ा बड़ा होता है, इसलिए हम इसको क्या मान लेते हैं, इन्फिनिटिव मान लेते हैं। तो चौथा में वक्रता केंद्र पर रखिए, अब क्या होगा, इधर बढ़ेंगे तो अनंत कहलाएगा, यानी इसको क्या कहते हैं, अनंत। तो चौथा में क्या संभव है, सॉरी पचमा में, तो देखिए यहाँ पर पचमा में हम वस्तु को सी और अनंत के बीच रख सकते हैं। सी का मतलब वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच, वस्तु कहां पर स्थित हो, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच। यहां तक तो समझ में आ रही होगी आपकी आपको। अब सुनिए हम क्या करने वाले हैं आगे, अब यहाँ पर रख दिए, इससे आगे भी बढ़ गए। अब सबसे लास्ट में हमें क्या कहां पर रखना है, छठा नंबर में अनंत पर। अब इससे जब हम आगे बढ़ जाएंगे तब क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा, और अंत में वस्तु को कहां रखेंगे, अनंत पर। तो हमें 6 स्थिति संभव है, और एग्जाम्स में इसी 6 स्थितियों में से आपको कहीं ना कहीं एक प्रश्न या 2 प्रश्न पूछ दिए जाते हैं, और ऑब्जेक्टिव में भी बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। जब वस्तु को दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब क्या कहां पर बनती है, वास्तविक होती है या काल्पनिक होती है, इसका आवर्धन क्या होता है, ऐसे प्रश्न, मतलब इस टाइप के प्रश्न कई एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, चाहे वो 2 नंबर के प्रश्न हो या 1 नंबर के प्रश्न हो। तो चलिए इसी 6 स्थितियों में हम क्या करेंगे, प्रतिबिंब को प्राप्त करेंगे। सबसे पहला स्थिति फिर से देख लेते हैं, वस्तु को कहां रखेंगे, फोकस और ध्रुव के बीच। दूसरा में कहां पर रखेंगे, ठीक फोकस पर। तीसरा में फोकस और वक्रता केंद्र के बीच, इसके बीच। और चौथा में ठीक कहां पर रखेंगे, वक्रता केंद्र यानी सी पर रखेंगे। उसके बाद पचमा में क्या करना है हमें, तो पचमा में वक्रता केंद्र और अनंत के बीच रखना है, और सबसे लास्ट में कहां रखना है, हमें अनंत पर रखना है।